हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंसल बायोलॉजी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे जनरली पूछते हैं कि मैम सीएसआई या नेट एग्जाम क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? इज इट वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन? सो आज हम इसी पहलू के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या सीएसआई या नेट एग्जाम सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर इसको ईजिली क्रैक किया जा सकता है। सबसे पहले हम सीएसआई या नेट एग्जाम को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके से सब चलता है, ताकि हमें एक एक करके चीजें समझ में आ सके। सबसे पहले अगर हम बात करें देखो एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न कैसा होता है। अगर हम देखें 3 सेक्शंस होते हैं ए बी सी। ए होता है जनरल एप्टीट्यूड का, बी होता है हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड और सी भी होता है बायोलॉजी यानी कि लाइफ साइंस से रिलेटेड। ए सेक्शन में अगर हम देखें हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 15 करने होते हैं। बी सेक्शन अगर हम देखें 50 क्वेश्चन होते हैं, 35 करने होते हैं। और सी सेक्शन में 75 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर हम पूरा का पूरा पेपर देखें तो हमारा पूरा का पूरा पेपर जो होता है वो 440 मार्क्स का होता है, 440 मार्क्स का। और हमें अटेम्प्ट कितना करना होता है, सिर्फ और सिर्फ 200 मार्क्स का। और उस 200 मार्क्स में भी अगर हमें शॉर्ट है कि हाँ भाई हमारा जेआरएफ चाहिए, हमें मतलब जेआरएफ क्लियर है, तो 130 मार्क्स बस। यानी कि एक तरफ है आपके पास 440 मार्क का पूरा पेपर और इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए 130 मार्क। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कम परसेंटेज है, कितना ज्यादा कम है। तो दिक्कत क्या होती है? अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई दिक्कत क्या होती है अगर इतने कम मार्क्स हमें चाहिए, 440 में से अगर हम लगाए हमें सिर्फ 130 मार्क्स चाहिए, तो दिक्कत कहाँ आती है? क्यों हम पेपर को क्लियर नहीं कर पाते? ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम ना यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें बायोलॉजी का ये जो लाइफ साइंस का पेपर होता है इसमें टोटल 13 यूनिट्स होती है। 13 यूनिट में अगर हमें शॉर्ट है कि हम आराम से क्लियर कर सकते हैं तो हमें लगभग 10 यूनिट्स करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट गड़बड़ कहाँ कर देते हैं कि इस 10 यूनिट को चूज करने में ही गड़बड़ करती। जो 10 यूनिट, ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट 10 यूनिट ही चूज करते हैं, कोई 8 यूनिट ही चूज करते हैं, कोई 7 चूज करते हैं, कोई 9 यूनिट चूज करते हैं। वो डिपेंड करते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि वो कितनी यूनिट करके जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो पहली यूनिट चॉइस है ना, इसी में ही गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स। जो यूनिट चॉइस है वो आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस इन द सेंस मार्क्स एनालिसिस, कि कौन सी यूनिट में से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है। जो यूनिट है वो कितना टाइम टेकिंग यूनिट है। हमेशा आप ये देखो टाइम टेकिंग वर्सेस रिजल्ट। आपको उस यूनिट में कितना टाइम लग रहा है और उस यूनिट से आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, इम्यूनोलॉजी नाम का जो पार्ट है, सिर्फ पार्ट का, हम इम्यूनोलॉजी नामक पार्ट की बात करें जो कि 4th यूनिट का एक छोटा सा पार्ट है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसको अगर आप करने जाओगे ना वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। जितना कि एक यूनिट लेती है उतना ही इम्यूनोलॉजी पार्ट लेता है। लेकिन उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 20 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, 18 मार्क्स के। सो यहाँ पर जो आपका मार्क्स और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना कोई अच्छा नहीं बैठ रहा है। वहीं अगर आप और यूनिट्स देखोगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स की, जैसे कि मैं बात करूँ प्लांट बायोलॉजी की, उनमें भी लगभग आपको इक्वल टाइम लगेगा। लेकिन उनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, उसमें से आपको ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले तो ये गड़बड़ी मत कीजिए, यूनिट बहुत देख के चूज कीजिए। यूनिट आपको कौन सी करनी है बिल्कुल अच्छे से देखिए कि कौन सी चूज करनी है। ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी चूज कर लिए, मत कीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता कौन सी यूनिट हमें चूज करनी है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसके अलावा यूनिट जब आप चूज करते हो तो आप एक तो ये चीज का सहारा ले सकते हो प्रीवियस ईयर का, दूसरी ये चीज का भी सहारा ले सकते हो कि आपके बीएससी में कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, आपके एमएससी में कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, उसका भी आप सहारा जरूर लीजिए। सो दैट आपको समझ में आ सके कि आपके असल में कौन सी यूनिट आपका बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे अगर मैं बॉटनी स्टूडेंट्स की बात करूँ, प्लांट फिजियोलॉजी उनका अच्छा होगा, डाइवर्सिटी में जो प्लांट वाला पार्ट है वो भी उनका अच्छा होगा। तो जो आपकी यूनिट्स अच्छी हैं वो आप चूज कीजिए। लेकिन अब इसमें भी ये आ जाता है, जैसे अब मैं बोलूँ इम्यूनोलॉजी अगर यूनिट है, तो इम्यूनोलॉजी हो सकती है कोई स्टूडेंट के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई बहुत ज्यादा पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, पता चला कि अब उसका इतना टाइम नहीं लगेगा उसको पढ़ने में, तो वो पढ़ ले वो यूनिट। लेकिन वो कब मैं बोलूँ जब उसको 75% 85% पहले से आती है तब। नहीं तो ऐसी यूनिट चूज कीजिए जो आपके मार्क्स के साथ जा रही हो, जो आपके मार्क्स में आपको लग रहा है कि भाई बहुत कम टाइम लग रहा है और मार्क्स अच्छे खासे। इस तरीके से सबसे पहले तो यूनिट चॉइस की जो गड़बड़ है ना वो कर लेते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद लगता है यार पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अगर हम देखें दिक्कत की बात कहाँ आ जाती है कि पढ़ना कैसे है यही नहीं सोचते हम क्या करते हैं, 3-4 स्टैंडर्ड बुक्स लगा ली, पाथफाइंडर ले लिया, हमने बहुत सारी बुक्स ले ली और बाद में बर्डन सा लगता है यार कैसे पढ़े क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने इतना सारा स्टडी मटेरियल ले लिया और उसको अगर आप देखेंगे तो डर ही लगेगा और क्या लगेगा।
क्योंकि लिए होता है कि हाँ स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, सब आपको रिकमेंड करेंगे स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन आप पहले देखिए कि आपको जो रिकमेंड कर रहा है जो जो चीज़ें, उन्होंने खुद ने CSI या नेट एग्जाम क्लियर किया, उनको अच्छे से पता है CSI या नेट एग्जाम के बारे में, उनके कितने मार्क्स आए थे, सबसे पहले ये बात देखिए। और अगर मतलब जो भी बुक रेफर कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी बुक, जो भी बुक अगर कोई रेफर कर रहा है तो पहले तो उसका पास देखिए कि उसने किया तो है क्या। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे मैं भी जब प्रिपरेशन कर रही थी ना, मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, बहुत सारे मेरे दोस्त भी कहते थे कि अवंतिका CSI या नेट एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट है, और उन्होंने कहाँ से सुना था, उनके किसी प्रोफेसर से सुना था कि CSI या नेट एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये जो आसपास का प्रेशर होता है ना, यही हम पे इतना ज़्यादा प्रेशर ला देता है यार CSI या नेट, एक हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है कि CSI या नेट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन क्या वो असल में डिफिकल्ट है, वो आपको तब पता चलता है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जब आपकी यूनिट्स हो जाती है 6-7 यूनिट्स अच्छे से, तब आपको पता चलता है यार इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट ये सब बोलते हैं। तो हम थे यहाँ पे बुक्स पे, तो मैं जब बुक्स के बारे में आपको बताई थी, आपको ऐसे नहीं करना यार ये बुक भी पढ़नी है, ये बुक भी पढ़नी है, ये बुक भी पढ़नी है, ऐसे अगर आप करते रहोगे ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इतनी सारी बुक्स पढ़ते होगे। देखो हर एक स्टूडेंट के लिए ना अलग बुक वर्क करती है, हर एक स्टूडेंट का अलग तरीका होता है पढ़ने का, किसी के लिए ब्रूस एल्बोज वर्क करती है, किसी के लिए कार्प वर्क करती है, किसी के लिए लॉर्डिश वर्क करेगी, सबका अलग अलग होता है, सबका तरीका होता है अलग अलग, सबके समझने के सेंस अलग होता है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करेगा। उसके लिए पहले तो अगर आपको टॉपिक समझ में ही नहीं आता, देखो पहली तो चीज़ होती है कि आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आता, ये एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है। हमको एग्जाम डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि टॉपिक ही समझ में नहीं आना। अगर मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूँ, मैंने DNA रेप्लिकेशन कभी पढ़ा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, मैंने खोली स्टैंडर्ड बुक मैंने वॉटसन खोल ली है, वॉटसन में पढ़े जा रही हूँ, मैंने 2 बार पढ़ लिया, वो पेज 3 बार पढ़ लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपको पेपर डिफिकल्ट ही लगेगा ना। तो इस कंडीशन में पहले समझ लीजिए टॉपिक, बेटर क्या है, पहले टॉपिक समझ लीजिए। अब इस कंडीशन में अगर आप MSc के स्टूडेंट हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी, आपके पास आपके प्रोफेसर है। अगर आपको फिर भी नहीं आना, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है CSI या नेट से रिलेटेड, ऐसे चैनल्स देखिए जिन्होंने वो टॉपिक्स पढ़ा रखे, उन चैनल्स को रेफर कीजिए, उन टॉपिक्स को समझिए। अगर आप वही पढ़ते रहेंगे ना, इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स की जो लैंग्वेज होती है अच्छी खासी होती है, भले ही आप पाथफाइंडर भी पढ़िए, भले आप कोई भी बुक पढ़िए, सबकी लैंग्वेज अच्छी खासी होती है, सबको समझने में टाइम लगेगा। अगर आपको 2 बार पढ़ के भी 3 बार पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो किसी से समझ लेना चाहिए पहले, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप समझ लोगे और फिर पढ़ोगे ना, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। खुद से पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा तो इट्स बेटर कि आप वीडियो की हेल्प ले लीजिए और पढ़ लीजिए। तो दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है कि खुद को समझ ही नहीं आता, बुक्स कौन सी रेफर करनी है, ये सब। तो टॉपिक समझने के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी है, यूट्यूब की हेल्प लेनी है, कोई प्रोफेसर है या किसी ने एग्जाम क्लियर किया तो उसकी, या फिर किसी कोचिंग में जाके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कोचिंग में जाके पढ़िए, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से कीजिए, लेकिन खुद पे बर्डन मत डालिए यार ये तो हो ही नहीं रहा है, यार ये तो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। आप उस टॉपिक को गलत तरीके से समझने की कोशिश करें, गलत तरीका अपना रहे, इसलिए वो नहीं हो रहा है। अगर आप सही तरीका अपनाएंगे, सही सोर्सेज से जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा भी। बचपन में भी तो हमारे साथ यही होता था कि हम खुद पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे हमारे मम्मी पापा हमें समझाते रहते थे, हमें 2 मिनट में वो टॉपिक समझ में आ जाता था। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, पढ़कर समझ में ना आए होता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको चुटकियों में टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ी सी ईजी और बना दे सकते हो। इसके अलावा जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि भाई नोट्स की बहुत बड़ी दिक्कत है। नोट्स जो स्टूडेंट्स बनाते हैं ना, वो इतने भारी भरकम नोट्स हो जाते हैं, इतना कुछ लिखा होता है उस कंटेंट में कि मतलब यार लगता है इतना सारा कंटेंट है, हमारे नोट्स में भी हमारे रिवीजन में दिक्कत हो रही है, कितना डिफिकल्ट पेपर है। तो नोट्स जब बनाइए, बहुत प्रिसाइज नोट्स बनाइए। आपके पास पूरा कंटेंट तो स्टैंडर्ड बुक और जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें है ही, आपको बहुत प्रिसाइज नोट्स बनाने, तब जाकर आपको लगेगा कि कंटेंट बहुत कम है। कंटेंट ऑब्वियसली अच्छा खासा है, आपको उसको प्रिसाइज करके छोटा करके आपको बनाना है, ताकि आपको लगे रिवीजन के टाइम कि आपका कंटेंट बहुत कम है और आप आराम से कर सकते हो। जितना ज्यादा लिखोगे, जितनी ज्यादा कॉपी भरोगे, उतना ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए आप यूज करो फ्लो चार्ट्स यूज करिए, आप भले ही लाइंस यूज कीजिए, लेकिन 1-2 लाइंस में ही लिखिए, डायग्राम यूज कीजिए, टेब्यूलर फॉर्म्स में बनाइए, ये सारी चीजें कीजिए, लेकिन बिना मतलब भरिए मत। मैं जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तब भी मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम अरे लिखवाओ ना मैम, लिखवाओ ना मैम, पॉइंटर्स तो मैं लिखवाती हूँ, लेकिन वो बोलते हैं मैम पैराग्राफ लिखवाओ। मैंने कहा पैराग्राफ लिखने का क्या मतलब है? अगर पैराग्राफ ही पढ़ने जाइए, बुक्स पढ़िए। अगर आपको पैराग्राफ कॉपी ही भरनी है तो बुक्स पढ़िए, उससे अच्छा तो है। कॉपी भरना मुद्दा नहीं है, मुद्दा नोट्स क्यों बनाते हैं आप? नोट्स आप इसलिए बनाते हैं ताकि आपके नोट्स प्रिसाइज हो,
सो दैट आपको रिवाइज करने में मुश्किल हो जाए, ना कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले लगे यार इतना ज्यादा रिवाइज कैसे होगा। तो इस तरीके से ये चीज भी कीजिए सो दैट आपको एग्जाम इजी लगेगा। उसके बाद एग्जाम डिफिकल्ट क्यों लगता है, समझिए आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, समझिए आज मैंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा। अब मैं डीएनए रेप्लिकेशन को खोल रही हूँ 15 दिन 20 दिन के बाद, लगता है यार याद ही नहीं आ रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन फिर से ऐसा लगता है यार मैं तो नए तरीके से पढ़ रही हूँ, डीएनए ए क्या था, डीएनए बी क्या था, डीएनए सी क्या था, हेलिकेस क्या था, मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं तो नया पढ़ रही हूँ ये टॉपिक, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। अब ये स्टूडेंट का कहना होता है कि मैम इतना सारा कंटेंट है हम तो भूल जाते हैं कंटेंट, हमें याद ही नहीं रहता, बहुत बड़ा सिलेबस है सीएसआईआर नेट का, बहुत सारी यूनिट्स है सीएसआईआर नेट की, इसलिए एग्जाम डिफिकल्ट है। अरे ऑब्वियसली आप चीजें भूलोगे। अगर आप किसी नए स्कूल में जाते हैं, नए कॉलेज में भी जाते हैं, पहले दिन आपको सबके नाम नहीं याद हो जाते, नाम याद होने में भी सबके 40-50 स्टूडेंट के आपको टाइम लगता है, और वो आप कब याद कर पाते हो जब आप रोज 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 उसका नाम सुनते हो। हाँ इसका नाम तो आरती है, हाँ इसका नाम तो हिमेश है, हाँ इसका नाम तो विशाल है, आप रोज सुनते हो तब आपको याद होता है। सिमिलरली आपको रिवीजन भी रोज करना है। जब आप रोज रिवाइज करोगे ना तभी आपका वो टॉपिक स्ट्रांग होगा, तभी आपको लगेगा नहीं यार इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा सा है, हमने उसको बहुत देरी देरी से रिवाइज कर करके हमने उसको बहुत बड़ा बना रखा है। अगर आप रोज रिवाइज करोगे ना आपको लगेगा यार छोटा सा ही तो सिलेबस है, आराम से हो जाएगा, बट उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या है, रोज रिवाइज करना। सो अगर आप रोज रिवाइज नहीं करते हो वो भी आपका जो टॉपिक है उसको डिफिकल्ट बना देता है। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल कहाँ पे आता है, डिफिकल्टी लेवल आता है पेपर में गलत क्वेश्चन को चूज करके। आपको कौन से क्वेश्चंस को चूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपने समझो मैंने आज जेनेटिक्स पढ़ ली है तो मैं सोचूंगी अरे मैं तो जेनेटिक्स के 100 क्वेश्चन 100% के 100% क्वेश्चन कराऊंगी एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फ्रॉम योरसेल्फ, क्योंकि सीएसआईआर नेट हर साल कोई एक ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन डालेगा जो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, कंफर्म बात है, और आप उसको करते बैठेंगे टाइम वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई भी यूनिट कर रहे हो तो आप उसके 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सकता है थोड़े ज्यादा हो सकता है कम, लेकिन 100% बहुत मुश्किल है। तो वो चीज को एक्सेप्ट करके ही आप एग्जामिनेशन में जाइए। ऐसा नहीं है यार मैंने तो जेनेटिक्स पढ़ी थी मुझसे क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है, मैंने तो पढ़ी थी जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मैंने तो सारी बुक्स पढ़ी थी, बेंजामिन पढ़ी थी मैंने, रसेल पढ़ी थी, सब पढ़ी थी, तो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे मत कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन को वाइजली चूज कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने होंगे जो क्वेश्चंस आपको लगता है बहुत इजी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डाइवर्सिटी से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको एग्जांपल्स पता है, जैसे ओक प्लांट का अगर आपको एग्जांपल्स पता है तो डाइवर्सिटी से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली जेनेटिक्स से बहुत इजी टॉपिक्स हैं जिसमें से यू क्वेश्चंस बनते हैं। आपको स्पेशली जो लास्ट सेक्शन है ना सी सेक्शन, उसमें से ऐसे क्वेश्चन चूज करने हैं जो आराम से आपके सही हो सके। क्वेश्चन चॉइस में आपको लोग गलती मत कीजिए। ये होता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लास्ट मोमेंट पे हमने पेपर में क्वेश्चंस ही गलत चूज कर लिए जो हमें सॉल्व करने, इसके चक्कर में हमें लगता है यार पेपर तो बहुत डिफिकल्ट था। पेपर इजी होता है, आपके चॉइस करने की जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाता है। तो क्वेश्चंस को वाइजली चूज कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को चूज कीजिए जो आपको लगता है कि आपके गलत होने के चांसेस नॉमिनल है उसमें, ऐसे क्वेश्चंस को देखिए। और वो कब आपको आएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं जल्दी कर लेता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे टाइम लगता है, तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस करने में ना ज्यादा ध्यान देना। ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिस से आती है, आपको बिना प्रैक्टिस से ये सारी चीजें नहीं आ पाएंगी। तो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस से सीखने को मिलेगी। और जो कहते रहते हैं ना पेपर डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट होता है, सीएसआईआर नेट तो क्रैक करना इजी नहीं है, उनकी मत सुनिए, आप खुद प्रिपेयर करके देखिए। अगर कोई एक स्टूडेंट उस एग्जाम को क्लियर कर पा रहा है तो एग्जाम क्लियर करना इम्पॉसिबल नहीं है, आप आराम से उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए एग्जाम की प्रिपरेशन की। अगर आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको रोज प्रिपेयर करना है। ये नहीं होता एक दिन प्रिपेयर कर लिया, एक दिन नहीं किया, एक दिन कर लिया, 2 दिन नहीं किया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन नहीं किया, ऐसे करते हैं ना तो ये प्रिपरेशन नहीं होती। इसको बोलते हैं, इसको तो बस हम कभी आपने करा फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करा, प्रोक्रेस्टिनेशन, ऐसे प्रिपेयर नहीं होगा एग्जाम। आपको रोज उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तब आपको वो डिफिकल्ट लगेगा। देखो एग्जाम डिफिकल्ट है अगर आप ठीक से प्रिपेयर नहीं करोगे, और अगर आप ठीक से प्रिपेयर करोगे तो बहुत ईजी है। अब ये आपके हाथ में है कि आपको उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। रोज पढ़ाई करना है, एक सर्टेन टाइम टेबल बना के चलना है कि इतनी यूनिट मुझे इतने टाइम में करनी है, कौन कौन सी यूनिट्स पढ़नी है वो आपको सबसे पहले देखना है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस है जो आपको बता चुके हैं कि आपको कौन सी यूनिट्स करनी चाहिए, श्योर यूनिट्स कौन सी है,
किस हिसाब से यूनिट चूज करनी चाहिए, आप उस हिसाब से देखिए आप क्या कर रहे हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मेरे खुद के चैनल पे अवेलेबल है, उनको देखिए, उनको यूज कीजिए, फिर आप यूनिट्स चूज कीजिए। पहली बात तो उसके बाद अगर टॉपिक खुद से पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, भाई समझ लो किसी से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑफ द डे में कोई नहीं पूछेगा कि आपने किसी से समझ के टॉपिक किया या स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के किया। हम में एक बहुत बड़ी बात होती है प्रिपरेशन के टाइम, यार तुमने स्टैंडर्ड बुक से प्रिपरेशन नहीं की, ओ माय गॉड यार स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी चाहिए थी। डेफिनेटली पढ़नी है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या करें। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या फायदा टाइम वेस्ट करके। अरे भाई समझ लो पहले, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेना। समझ के स्टैंडर्ड बुक से और अच्छा समझ में आएगा, फिर आपको 2 नई बातें ही पता चलेगी उस बुक से और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कब, जब आप समझ लोगे। तो हार्श मत हुइए खुद पे और किसी से समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कहीं पे क्लासेस लगाने की जरूरत है तो लगा लीजिए, लेकिन वहीं पे लगाइए जहाँ पे आपको टॉपिक समझ में आ रहा है और जहाँ पे आप रेगुलर अटेंड कर पाते हैं। सिर्फ पैसे दे के मतलब नहीं होता, रेगुलरली अटेंड करना भी इम्पोर्टेंट है। नोट्स बिल्कुल प्रिसाइज बनाइए, ऐसा नहीं है बुक्स को ऐसा कैसा छाप दिया, छापोगे तो ऐसा लगेगा यार पेपर बहुत डिफिकल्ट है। पेपर में क्वेश्चंस बहुत वाइजली चूज कीजिए। वो आप कब चूज कर पाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा सेल बायोलॉजी की इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल आते हैं और मैं इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाइए कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। इतना आपको ब्रेक लेना है। देखो कैसा होता है ना, 10 दिन आपने जमकर पढ़ाई कर ली, लेकिन आफ्टर अ टाइम दिमाग इतना सैचुरेट हो जाता है ना कि 10 दिन पढ़ाई के बाद आपका 5 दिन ब्रेक हो जाता है। इससे अच्छा है कि 3 दिन 4 दिन पढ़िए, फिर छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, 3-4 घंटे अपने दोस्तों के साथ घुमाइए, लेकिन उसके बाद इतनी आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वापस आके पढ़ना है। तो छोटे छोटे ब्रेक लोगे ना तो आपका बड़ा ब्रेक बच जाएगा, नहीं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है और बड़ा ब्रेक आ जाता है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन को छोटे छोटे हिस्सों में समझने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद भी चीज आ जाती है कि मैम हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सब कर लिया, फिर भी हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तब तो एग्जाम डिफिकल्ट है ना। अब देखिए आपने सब पढ़ लिया, लेकिन वो आपने सब कैसे पढ़ा है, आपको वो टॉपिक कितना क्लियर हुआ है, उस पर भी बहुत बड़ी चीजें डिपेंड करती हैं। आप बोलते हो मैम हमने नोट्स बना लिया, हमने सब कर लिया, लेकिन आपको वो टॉपिक उतना समझ में आया क्या, आपको वो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या। मैम हमने सब पढ़ लिया लेकिन हमसे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, क्योंकि वो टॉपिक ही आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आया। आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लेकिन यानी कि कहीं ना कहीं कमी, आपको वो टॉपिक उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। किसी से समझिए, अगर उस फैकल्टी से नहीं समझ में आ रहा है किसी और से समझिए, उसको समझना पड़ेगा। फिर ये होता है कि मैम हमने सब समझ लिया, अच्छे से समझ में आ गया, फिर भी हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सी स्टेटमेंट को टिक करना है। तो वो आपको क्यों नहीं आ रहा है, या तो आपकी रिवीजन की कमी है, इसकी वजह से आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, या फिर वो टॉपिक समझ में ही नहीं आया आपको उतने अच्छे से। यही रीजंस होते हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसके रीजंस ही होते हैं कि टॉपिक क्लैरिटी नहीं है या फिर रिवीजन नहीं। सो देखिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने सब पढ़ लिया लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो कहीं ना कहीं कमी है। आपने जो सब पढ़ लिया उसको आपने उस एंगल से नहीं पढ़ा, या उस क्वेश्चन को आप उस एंगल से नहीं समझ पा रहे। तो अगर वो क्वेश्चन आपको लगता है आप उस एंगल से नहीं समझ पा रहे, तो लोगों से समझने की कोशिश कीजिए, जिसने एग्जाम क्लियर किया ना उससे समझिए, आपको पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन के लिए उस एंगल से सोचना है, मैंने तो उस एंगल से सोचा ही नहीं, मैंने तो अगले एंगल से सोचा था। तो इस तरीके से गाइस, अगर आप छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखेंगे ना, आपको पेपर बहुत इजी लगेगा। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, उम्मीद करती हूँ इस बात की। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।